So we are starting the session of case study digest, which has been issued by ICAI. There are total 49 case studies which has been issued by ICAI, and majorly the topics which has been covered or the chapters which has been covered are chapter number 3rd, chapter number 8th. These are the two chapters which has been covered mostly by this digest case study. And starting with the chapter wise, we will be doing chapter wise. First, we will be starting with the chapter number 1. And there are total 4 case studies from the chapter number 1. So let's start with question number 1, which is also from the case from the chapter number 1. That is chapter number 1 is introduction to strategic cost management. तो chapter number 1 से question number first करने जा रहे हैं. ये आपका नवंबर 2020 में भी RTP नवंबर 2020 का भी क्वेश्चन है, वो सेम वही क्वेश्चन है. सो बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन एक एयरलाइन इंडस्ट्री पे बेस्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की क्या बात है कि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉल्ड फोकस स्ट्रेटजी. इस क्वेश्चन के थ्रू आईसीआई ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज फोकस स्ट्रेटजी. अभी तक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज में 2 स्ट्रेटजीज आप कंसिडर करते थे. सबसे पहला आपका कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. बट इस क्वेश्चन के बाद अब जब भी आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात करोगे तो तीसरा पहलू भी आ जाएगा, तीसरा पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा, दैट इज फोकस स्ट्रेटजी. तो फोकस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इस आरटीपी के क्वेश्चन के थ्रू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं. एक एयरलाइन कंपनी है जिसका ट्रैवलिंग डाटा आपको दिया हुआ है. ट्रैवलिंग डाटा के साथ आपको ये भी बताया कि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए. क्यों? क्योंकि ग्रोथ देखा जा रहा है और इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है. तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कि इकोनॉमिकली एंड सोशल बेनिफिट पहुंचाया जा सके इस इंडस्ट्री को. फिर स्टिल इतना ग्रोथ के बाद भी जो कंपनी है वो स्ट्रगल कर रही है. स्ट्रगल किस लिए कर रही है? पैसेंजर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है. मतलब मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छे हैं बट स्टिल द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स. टोटल 5 प्रॉब्लम्स बताए गए हैं. पहला प्रॉब्लम आपको ये बताया गया है कि जो आपका एटीएफ है, एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में. क्यों कंट्री में उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले उस पर टैक्स लगाती है, उसके बाद आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उस पर टैक्स लगा रही है. दोनों मिला के 40% टैक्स जा रहा है. दैट इज 29% लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है जिस स्टेट से ऑपरेट कर रही है वहां पे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14% ड्यूटी चार्ज कर रही है. दैट मीन्स समथिंग 43% जो आपका टैक्स में जा रहा है. तो आप समझो कि इसका जो प्राइजेस हैं वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. नंबर सेकंड, करेंसी डेप्रीसिएशन. करेंसी डेप्रीसिएशन से कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये? जो जिस कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज करो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये करेंसी, यहाँ की करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, राइट. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्योंकि ये जो दूसरे कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे हैं तो इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अबाउट 25 to 30% ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एटीएफ, फ्यूल कॉस्ट को छोड़ दिया जाए, तो वो सारा का सारा डॉलर डिनोमिनेटेड है, जहां पे कि एयरक्राफ्ट लीज रेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, टू ग्राउंड हैंडलिंग एंड पार्किंग चार्जेस. तो जो इनकी करेंसी है वो डेप्रिसिएट करने के वजह से कॉस्ट बर्डन फिर से बढ़ रहा है. एक तरफ एटीएफ के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा आपका करेंसी का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, करेंसी दैट इज डेप्रिसिएट हो रही है तो वो अल्टीमेटली लॉस है आपके लिए. थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम ये है कि लो बजट कैरियर्स लाइक स्पाइस जेट, अगर इंडिया में बात करूं तो स्पाइस जेट, इस तरह के बहुत ज्यादा प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं मार्केट में. अब इनके एंटर करने से अपनी कंपनी बीए कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? बीए कंपनी को ये प्रॉब्लम है कि ये भी, इन्हें भी अब कंपीट करने के लिए अपने प्राइजेस को कम करना पड़ेगा. दैट इज दे हैव टू ऑफर द डिस्काउंट टू द पैसेंजर लुकिंग फॉर द ग्रेट बार्गेन. अब पैसेंजर ने क्या किया? बार्गेन करना शुरू कर दिया, तो इन्हें डिस्काउंट देना पड़ रहा है. नंबर फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है
और इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया शुरू में कि गवर्नमेंट जो है उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस अगर करना है आपको, कोई ज्यादा सिरदर्दी वाला काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। जब ऐसी सिचुएशन है तो आप समझ सकते हो कि कंपिटिटिवनेस उस इंडस्ट्री की डेफिनेटली बढ़ेगी, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके लिए भी। नंबर 5 है कि कंपटीशन इंटेंस होने के वजह से जो एयरलाइन कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज एक एक मार्केट स्लाइस को कैप्चर करने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है अब। और क्योंकि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो प्राइस सेंसिटिव है। सी एवर एक्सपेंडिंग मार्केट है, बट द पैसेंजर्स आर द प्राइस सेंसिटिव। मतलब अगर आपके प्राइसेस ज्यादा होंगे ना, तो कस्टमर उन एयरलाइंस को ज्यादा प्रेफर करेगा जिनके प्राइसेस कम होंगे। तो यू हैव टू फिक्स योर प्राइसेस एज पर द मार्केट। जो मार्केट में चल रहा है, कस्टमर कितना पे करने के लिए तैयार है, वो आपको वो प्राइसेस रखने पड़ेंगे। सो यहाँ से 5 प्रॉब्लम्स जो एयरलाइन कंपनी फेस कर रही है। वर्ल्ड का भी स्टेटस देखा जाए ना, तो वो ग्रोइंग मार्केट है, बट स्टिल बीए जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है पैसेंजर्स के लिए। 5 प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। और बीए इज फेसिंग ह्यूज कंपटीशन एज अ ईयर ऑफ शार्प यू टर्न। पहले यू टर्न का यहाँ पे क्या मतलब है? यू टर्न का मतलब ये है कि पहले वो रिकॉर्ड प्रॉफिट में चल रहा था इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अभी तक 2019-20 तक तो बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट पे चल रहा था, बट उसके बाद दे हैव यू टर्न हुआ है और उनका लॉस में जाना शुरू हो गया, मेगा लॉसेस में जाने शुरू हो गए, रिजल्टिंग इन अ डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन। और जिसके वजह से बीए इज अपीलिंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्या अपील करिए? सबसे पहले तो भाई साहब, जो फ्यूल पे आप टैक्सेस ले रहे हो 35 to 40% अदर कंट्रीज से ज्यादा है ना, उसे कम किया जाए। बट जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है ना, वो कुछ नहीं सुन रही। तो इनके जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी रिक्वेस्ट है, सब बेकार जा रहे हैं। दैट इज ऑल गोइंग इन विन। दैट इज ऑल गोइंग इन विन, ऑल इन विन। ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे ये कहता है एडवाइज करना है आपको। एडवाइज, प्लीज इस वर्ब को समझना। एडवाइज में आपको क्या करना होता है? वर्ब लेवल अगर आपको ये चीज समझ में आती है ना कि एडवाइज में आपको करना क्या है, यू कैन very well work with the question. So the advise the strategy that the BA should follow in order to gain the superior performance and a competitive gain over its competitor. सबसे पहली बात तो अब ये आती है कि ये क्वेश्चन मुझे कितना समझ में आया और मैं इस क्वेश्चन को प्लान करके आंसर कितना लिख सकता हूँ। सो आप लोग एक बार अपने ऑडियो ऑन करना, मुझे बताना इस क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी आई, लेवल ऑफ वर्ब कितना आपको समझ में आया, क्या करना है, और आर यू एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन और नॉट, या आप इस क्वेश्चन को गिव अप करते? बताना मुझे। प्लीज शेयर योर व्यूज, जिससे कि मैं समझ सकूं कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बताना। वीडियो भी हो सके तो वीडियो भी ऑन कर लो अपना, मुझे भी दिखे तो सही दैट whom आई एम टॉकिंग। हाँ जी, तन में बताना। सबसे पहले तो सर, मतलब हमें पहले तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, मतलब मैंने पहले स्ट्रैटेजी बताई थी। हाँ। और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, मतलब फॉलो करनी चाहिए, सजेशन दिया। अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा इसमें? और कोई? अच्छा, 5 फोर्स यहाँ पे कैसे आया? पहले वो मुझे बताओ, 5 फोर्सेस कब लेके आते हैं? इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। आपका जो फाइव फोर्सेस है ना आपका, वो आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है?
क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा गया है कंपटीटिव एडवांटेज के ऊपर बात करने के लिए। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस मेरा एरिया कितने एरिया में मुझे आंसर करना है। अगर आप दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करना शुरू कर दोगे, मिक्सअप करना शुरू कर दोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट आंसर या सही मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 5 फोर्स मॉडल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, उसे आपको साइड करना है, उसे नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। इन्होंने रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाओगे ना, तो आंसर करोगे जरूर, आपको लगेगा कि आप आंसर कर रहे हो, बट आपको उस लेवल के मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। कॉन्सेप्ट भी पता होगा आपको, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिसाइज में आंसर किया जाए, किस टॉपिक से पूछा गया है और क्या आंसर करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन है उसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखना यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपसे सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो बीए है इसकी एक हिस्ट्री बताई है कि एक लार्ज एयरलाइन कंपनी है। ट्रैवलिंग डाटा दिया हुआ है कि इस साल में इतने इतने पीपल ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है इतने पीपल ट्रैवल करेंगे, जिससे मुझे मार्केट के ग्रोथ साइज का पता चल रहा है कि मार्केट ग्रो करेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे एफर्ट ले रही है और इस इंडस्ट्री को और अच्छा इकोनॉमिकली और सोशली बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रही है और हर एक एफर्ट ले रही है जिससे कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री ग्रो कर सके। और वर्ल्ड अभी ग्रोथ स्टेज में, लेकिन जो बीए है वो स्ट्रगल कर रहा है पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से उनके पास पैसेंजर्स रुक के आ रहे हैं। तो ये पांचों प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। बीए की प्रॉब्लम और क्या है ये बताया है कि यू टर्न, शार्प यू टर्न हुआ है, मतलब पहले रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ करता था बट अब वो मेगा लॉसेस में जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूछी गई है, बहुत कम है इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पूछा है कि आप वो स्ट्रेटेजीज बताओ, एडवाइज करना है आपको। ठीक है, एडवाइज करना है वो स्ट्रेटेजीज दैट बीए शुड फॉलो, जो कि बीए फॉलो करे जिससे कि वो गेन कर सके सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड अ कंपटीटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस और कंपटीटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर का मतलब है कंपटीटिव एज गेन करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली कंपटीटिव एडवांटेज के ऊपर बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा, द कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड हियर इज competitive advantage, right? competitive advantage कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा competitive advantage। लेवल ऑफ वर्ब जो है वो वर्ब है एडवाइज। ठीक है, अगर आपने क्लास भी देखा हो तो मैंने क्लास में भी आपको कई बार फोकस कराया होगा कि वर्ब जो है वही डिसाइड करता है कि मुझे आंसर क्या करना है। अच्छा, अब यहां तक करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है कि मैं आंसर की प्लानिंग क्या करता हूं, मुझे आंसर में लिखना क्या कंटेंट है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कितने मार्क्स का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सपोज सपोज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। तो अब मैं अपना आंसर प्लान कैसे करूंगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कॉन्सेप्ट, जो आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे कि किस कॉन्सेप्ट से है, उसके लिए भी आपको मार्क्स दिया जाएगा, बट मेजर मार्क्स आपको एडवाइज करना है स्ट्रेटेजीज। आपको क्या करना है? एडवाइज करना है स्ट्रेटेजी। तो प्लीज यहां पर देखना जरा, मैं आपको सेग्रीगेट कर देता हूं, आपके लिए सेग्रीगेट कर देता हूं आंसर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि मुझे एक्चुअली में आंसर कैसे करना है। प्लीज इसे आप देखना, ये विक्ट्री चार्ट में आपको विक्ट्री चार्ट से आंसर शो कर रहा हूं। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट आपको एडवाइज करना है यहाँ पे, इस एडवाइज में आपको स्ट्रेटेजीज एडवाइज करने हैं। तो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे दिए हुए हैं आपके स्ट्रेटेजीज, और आप ये देखना लो कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप, ये स्ट्रेटेजीज आपको इसके लिखने के मार्क्स मिलेंगे मेजरिटी। इम्पैक्ट, ये डिफरेंशिएशन एडवांटेज के स्ट्रेटेजीज, ये आप स्ट्रेटेजीज लिखोगे, इसके मार्क्स मिल रहे हैं आपको।
आपने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले आपने बताया कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज योर माइकल पोर्टर्स थ्योरी फॉर द कंपैरेटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन एडवांटेज। स्मार्टली आपको कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपको समराइज नोट में प्रॉपरली दिए हुए हैं, रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट ना एक बार लर्न करना और मेमोराइज करना है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं A to Z, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपको मेंशन करना ही करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कोट करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कोट कर दिया कि लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या है। ये आपको बेसिकली मेंशन करना है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, 1-2 मार्क्स जितने भी होंगे वो आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। 20 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसके रखे ही रखे होंगे। फिर इसके बाद जब आप स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आपको एडवाइज करने हैं स्ट्रेटेजीज। तो डू नॉट वेस्ट योर एफर्ट्स कि जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन कि लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे। सो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी एफर्ट ऑन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। जस्ट आपको फोकस ये करना है कि आपको एडवाइज, एडवाइज का मतलब है आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो एडवाइस के लिए जाते हो, किसी सीए के पास जाओगे तो आप एडवाइस के लिए, जो कि आपको नेसेसरी पर्टिकुलर एक कोर्स ऑफ एक्शन में फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो स्ट्रेटेजीज एडवाइज करनी है। लो कॉस्ट एडवांटेज में क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जा सकती हैं, अगर कंपनी लो कॉस्ट एडवांटेज गेन करना चाहती है तो क्या फॉलो करेगी वो, कि अपने कॉस्ट को कम करे। कॉस्ट कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए वो क्या करेगी, कॉस्ट रिडक्शन इन बीए कैन बी अचीव्ड थ्रू, कैसे वो अचीव करेगी, ध्यान देना यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कैसे अचीव कर सकती है। yield management with a variable pricing depending on the capacity utilization with a careful monitoring। yield management का मतलब क्या होता है, yield का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू मैनेजमेंट विद अ वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग अगर आपने देखा हो, टिकट प्राइसिंग, एयरलाइन टिकट प्राइसिंग किस तरह से होती है कि अगर सपोज करो 3 महीने पहले आप टिकट परचेज करते हो तो उसके प्राइसेस कम होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे डेज और क्लोज जाते हैं तो प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। तो वो कैसे होता है, वो होता है सीट्स कैपेसिटी एलोकेशन के बेसिस पे। मतलब 20% इनिशियली 20% जो आपका कैपेसिटी है वो हम 80% उस पर फेयर का डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट 40% सीट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम 30% डिस्काउंट देंगे, फिर उसके बाद के जो कैपेसिटी है उस पर फुल फेयर चार्ज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड यील्ड मैनेजमेंट। यहां से हम अपने कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव वे। अब टेक्नोलॉजी का कैसे हमें यूज करना है, कंप्यूटर कैसे यूज करना है। अभी क्या है कि हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनसे हम टिकट्स की बुकिंग कराते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलिंग सीट्स वाया इंटरनेट रेदर देन ट्रैवल एजेंट्स। अब ट्रैवल एजेंट्स को अगर हम देंगे तो वहां पे हमें कमीशन भी देना पड़ेगा। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के लिए जाते हैं, एक वेबसाइट हमारी बनी हुई है, वेबसाइट्स पे हम अपने सेल करते हैं जहां कस्टमर आके बुकिंग कर सकता है डायरेक्टली, तो दैट इज गोइंग टू सेव योर 20-30% ऑफ योर कमीशंस जो कि ट्रैवल एजेंट्स को जाते हैं। तो कॉस्ट यहां से कम हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडवाइजेस कर रहे हो। बी प्रोफेशनल। आप खुद सोचो कि आपके पास कोई एक कंपनी आई है, एयरलाइन कंपनी, वो आपसे एडवाइस मांग रही है कि सर आप हमें ये एडवाइस करो, कुछ स्ट्रेटजीज आप हमें बताओ जिससे कि हम मार्केट में सुपीरियर सुपीरियर परफॉर्मेंस गेन कर सकें या अपने कंपटीटर से आगे निकल सकें। तो वो स्ट्रेटेजीज आप कैसे बताओगे कि आप भाई साहब अपने कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कम करने के लिए क्या, अभी तक आपने 2 स्ट्रेटेजीज बताई कि यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करो जहां पे कि आप अपने प्राइसेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे रखोगे। दूसरा आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां आप क्या करोगे, सीट्स सेलिंग ऑफ टिकट्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, ऐप के थ्रू कर रहे हो। ट्रैवल एजेंट्स को थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे तो वो आपका कमीशन भी बचेगा। थर्ड है आपके ट्रिमिंग ओवरहेड्स। आप अपने ओवरहेड्स के खर्चे बचाओ। ओवरहेड्स के खर्चे कैसे बचेंगे उसे समझो। अगर आप आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट्स यूज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में आपके 2 टर्मिनल्स हैं, T1 एंड T3, ठीक है। जो आपका टर्मिनल T3 है वो यूज किया जाता है लो
फेयर एयरक्राफ्ट के थ्रू। मतलब अगर स्पाइस जेट है, ठीक है, तो वो एयर, अगर सपोज करो सब मैंने कभी स्पाइस जेट की टिकट्स निकाली ना, तो मुझे ये भी नहीं देखना होगा कि टर्मिनल कौन सा है। आई नो डेफिनेटली कि टर्मिनल टी थ्री पे मुझे जाना है, और दोनों के बीच में अराउंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो टर्मिनल कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है? मुझे पता है कि टर्मिनल टी3 पे हमेशा लो फेयर्स, अगर मैंने लो फेयर्स वाली फ्लाइट्स बुक करी है तो टर्मिनल टी3 पे मुझे जाना होगा, क्योंकि वहां पे उनके लैंडिंग चार्जेस कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी अपने ओवरहेड खर्चे बचाएगी। नो प्रिंटेड टिकट्स, कोई प्रिंटेड टिकट्स मत दो। ई टिकट्स के थ्रू अगर आप काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, मोबाइल हर कोई कैरी करता है, गो विद टेक्नोलॉजी। सीट्स एलोकेशंस, फ्री मील्स और ड्रिंक। सीट्स एलोकेशंस के लिए आप चार्जेस लो, फ्री मील्स मत दो, ड्रिंक्स मत दो, जिससे कि आप अपने ओवरहेड खर्चे कम कर सकते हो। देन इफिशिएंट ऑपरेशन। इफिशिएंट ऑपरेशन में क्या है? इफिशिएंट ऑपरेशन में फास्ट टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। मतलब कि आपके जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हैं उसमें डिले नहीं होना चाहिए। डिले का मतलब एक एयरक्राफ्ट, एक फ्लाइट, मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के ट्रैवल करने का टाइम, लैंडिंग टाइम, और कितनी जल्दी आप वहां से निकल के दूसरी फ्लाइट्स के लिए पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो अगर टर्न अराउंड टाइम आपका प्रॉपर होगा तो आप एक दो फ्लाइट्स एक्स्ट्रा एक दिन में और कर सकते हो। तो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर कॉस्ट। जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं उससे कम होंगे अगर आपका टर्न अराउंड टाइम फास्टर है, तो इससे यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा। नो एक्सेप्शन पॉलिसी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। दैट इज, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी मत दो कि अगर एक पैसेंजर आता है, लेट आता है, तो उसके लिए कोई डिले ऑप्शन हो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी मत दो। देन कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज कैन बी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम द लार्ज स्केल ऑपरेशन। और ये पॉइंट तो आप कैसे भूल सकते हो? आपको, आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन से आपकी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज अचीव होती है, तो लास्ट में आप ये स्ट्रेटेजी भी डाल दो इसमें, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान देना, आपको इसी चीज के लिए मार्क्स मिलेंगे जो आपने स्ट्रेटेजीज बताई हैं। तो यहाँ पे जो 6 स्ट्रेटेजीज बताई ना, इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 6 मार्क्स इसके हो गए, और जो आप मीनिंग बता रहे हो, मीनिंग के आपको 2 मार्क्स, और उसके बाद ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसके लिए 2 मार्क्स। सो हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज सून एज मोर फर्म स्ट्राइव्स टू बिकम कॉस्ट लीडर, rivalry becomes so fierce that the consequence for the profitability industry are disastrous। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में राइवलरी बढ़ती जाएगी, राइवलरी बढ़ेगी, तो हर एक कंपनी कोशिश करेगी कि अपने कॉस्ट को कम करे, प्राइसेस कम करे। अब हर कोई अपने प्राइसेस कम करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन तो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो यही बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री में ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिजास्टर्स हो जाएगी। ठीक है, एंड आई होप सो आपको मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है। ये आप कई बार रिपीटेड, ये इस तरह के आंसर, ये जो आपका मीनिंग है ना, ये रिपीटेड आंसर है, ये आपको फिक्स मेमोरी में करना है। दैट इज, ये आपके फिक्स्ड मेमोरी में जाना चाहिए, बाकी सब आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये आपको एज पर सिचुएशन, एज पर केस स्टडी आपको आंसर करना है, इन्वेंट करने अपने आंसर। बट ये जो आपका मीनिंग पार्ट है, ये आपका फिक्स्ड नॉलेज होना चाहिए, फिक्स्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो फिक्स दिस मीनिंग पार्ट, स्ट्रेटेजीज आपको अप्लाई करना है अपना माइंड की। यहाँ पे एडवाइज करने के लिए बोला गया था स्ट्रेटेजीज, तो वो आपने स्ट्रेटेजीज एडवाइज करा। फिर इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। डिफरेंशिएशन एडवांटेज में क्या करते हो आप? मीनिंग, जो आपका मीनिंग है, ये मीनिंग आप यहाँ पे बताओगे। सी हियर, यहाँ पे आपने मीनिंग बताया कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या होता है। अब इसके बाद स्ट्रेटेजीज आप एक्सप्लेन करोगे। स्ट्रेटेजीज यहाँ पे क्या है? आपके एनहांस्ड फीचर। एनहांस्ड फीचर्स मतलब फीचर्स आप कुछ ज्यादा अच्छे दो, जैसे सच एज प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स। प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स में क्या होता है? जो आपका दिन दिन का स्लॉट है, दिन का स्लॉट मतलब सुबह का स्लॉट हो गया, दोपहर का स्लॉट हो गया, इवनिंग का स्लॉट हो गया, ये प्राइम स्लॉट है। जो आपका लेट नाइट है, लेट नाइट का मतलब अगर आपकी फ्लाइट के टाइमिंग्स रात के 2:30 बजे हैं, तो आप सोचो आपको घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा। अगर ये आपके फ्लाइट के टाइमिंग सुबह 4 बजे हैं, तो 4 बजे का मतलब रात को आपको 2 बजे, 2 घंटे पहले तो आप वहां पे पहुंचोगे चेक इन करने के लिए। 2 बजे पहुंचोगे तो इसका मतलब अगर घर से अगर आपका एयरपोर्ट का डिस्टेंस 2 घंटे का है, तो 12 बजे निकलोगे, तो पूरी रात तो आपने ट्रैवलिंग और वेटिंग में निकाल दिया। तो दैट इज नॉट अ प्राइम स्लॉट। कस्टमर इस स्लॉट के टिकट्स कभी नहीं बुक करना चाहेगा, प्रेफर नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके प्राइसेस कम हो। ठीक है, तो प्राइम लैंडिंग स्लॉट आपने दे दिया टू ऑब्टेन एट अ मेजर एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड।
यूजिंग सुपीरियर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, आइदर बी इट्स टिकट बुकिंग या जो भी आप नोटिफिकेशंस कस्टमर को भेजते हो, सब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो। वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप प्राइजेस कस्टमर से प्राइजेस ले रहे हो, ज्यादा प्राइजेस ले रहे हो, तो आपको उसे क्लीन, मेंटेन्ड और कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट देना पड़ेगा। मतलब कंफर्टेबल का मतलब लेग स्पेस भी अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऑल्दो ऑल एयरक्राफ्ट्स आर क्लीन, वेल मेंटेन्ड, बट कंफर्टेबिलिटी की बात है, वो कंफर्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग इन कस्टमर केयर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द हाई क्वालिटी स्टाफ। मतलब जो आपका कस्टमर केयर है ना, वो किसी भी कस्टमर के प्रॉब्लम को बहुत क्विकली उसे रिजॉल्व कर सके, ऐसी ट्रेनिंग आपको देना है। और रिक्रूट करने हाई क्वालिटी स्टाफ जो कि प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें किसी भी लेवल के कस्टमर से। देन प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जैसे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट दे सकते हो, हाई क्वालिटी फूड्स दे सकते हो, वेलकम ड्रिंक दे सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। कस्टमर वैल्यू कैन ऑल्सो भी इंक्रीज बाय सब्जेक्टिव फीचर्स सच एज ब्रांड इमेज है, उससे आप इंक्रीज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो जो आप क्वालिटेटिव फीचर्स दोगे ना, उससे ब्रांडिंग आपकी इंक्रीज होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इससे डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन जरूर इंप्रूव होगी। So our differentiator cannot ignore its cost position. If costs are too high, the premium prices are nullified. मतलब कॉस्ट अगर आपका बहुत ज्यादा है तो जो प्रीमियम प्राइसेस है ना वो नलीफाई हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो बेटर बी इट दैट कि आप कॉस्ट इतना ज्यादा इनकर ना करो जितने कि आपके मार्जिन भी नहीं है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ऑन सक्सेसफुली डिफरेंशिएटेड इट्स ऑफरिंग मैनेजमेंट ऑफ बीएम एक्सप्लॉइट द एडवांटेज वन ऑफ द टू वेज। दो में से कोई एक तरीके से ये एडवांटेज गेन कर सकता है। कैसे? या अपने प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया है, डिफरेंशिएटर एडवांटेज आ गया है, तो ये प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है और कस्टमर जो है वो प्राइसेस पे करने के लिए भी तैयार होगा। Until it's just offset the cost of improvement in a customer benefit, thus maintaining current market share, or the price is below the full premium। या तो प्राइजेस जो होंगे उसके वो बिलो फुल प्रीमियम होगा, जिससे कि वो एक मार्केट शेयर को बिल्ड कर सके। दोनों में से कोई भी ये ऑप्शन, ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकता है। देन द मेन पार्ट ऑफ दिस इज फोकस स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका फोकस स्ट्रेटेजी को लेकर इंट्रोड्यूस किया गया था, एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया था। तो यहां पर देखना, मेन तो आपके ये स्ट्रेटेजीज हैं जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट यस दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फोकस स्ट्रेटेजी में क्या करना है वो समझना। अल्टरनेटिवली अब तीसरा स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर बात कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर चुके हैं, फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अल्टरनेटिवली जो बीए है वो में फोकस ऑन ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन क्या होता है? ज्योग्राफिकल रीजन ये होता है कि सपोज मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, दिल्ली टू मुंबई ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली टू मुंबई एक ऐसा रूट है ना जिसपे कि बहुत नंबर ऑफ एयर फ्लाइट चलते हैं। बट अब मैंने क्या करा, ज्योग्राफिकल एरिया चूज किया दिल्ली टू वाराणसी या दिल्ली टू उत्तराखंड, XYZ जो आपके एयरपोर्ट है वहां पे मैंने कर लिया, या दिल्ली टू शिमला, ठीक है। तो यहां पे मैंने अब ये ज्योग्राफिकल रीजन चूज कर लिया। अब ये ज्योग्राफिकल रीजन चूज करने का रीजन क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत कम ऑपरेटर्स, एयरलाइन ऑपरेट करती होंगी, तो मैं उस एरिया में जाके कुछ अगर स्पेशलाइज वर्क कर दूं तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सो बीए में फोकस ऑन ज्योग्राफिकल रीजन एंड शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट कॉस्ट होगा तो वो पॉइंट टू पॉइंट फ्लाई होगा तो वहां पे कॉस्ट भी कम आएगी। तो माइकल पोर्टर एनालिटिक्स फोकस ऑन अटेनिंग लो कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर अ पर्टिकुलर बायर्स ग्रुप, सेगमेंट, प्रोडक्ट लाइन और ज्योग्राफिकल मार्केट रेदर देन इंडस्ट्री एज अ होल। बात समझना, ये जो फोकस स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम ज्योग्राफिकल, अभी इसका नाम है फोकस स्ट्रेटेजी, ज्योग्राफिकल रीजन इसमें ऐड किया हुआ है, बट जो आपका तीसरा स्ट्रेटेजी है उसे कहते हैं फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस किन एरियाज पे करना है? क्या एरिया वाइज करना है? नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर बायर के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी एक एरिया के ऊपर, ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है निच सेगमेंट होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। प्रोडक्ट कस्टमर ग्रुप की बात करूं तो कस्टमर ग्रुप हो सकता है, ओल्ड एज की बात कर सकता हूं मैं, ओल्ड एज में हियरिंग एड्स कुछ बना रहे हो आप। चाइल्ड्स के ऊपर बोलूं तो आप कुछ
टॉयज क्रिएट कर रहे हो या कार्टून्स क्रिएट कर रहे हो, गेम्स क्रिएट कर रहे हो, तो आप अब आपका एरिया ऑफ फोकस कौन है? बहुत जो एक पर्टिकुलर ग्रुप आप उस पर फोकस कर रहे हो। प्रोडक्ट लाइन के ऊपर फोकस कर सकते हो कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पे करना है। दैट इज, अगर आप जिलेट कंपनी के ऊपर बात करो, दे आर प्रोडक्ट लाइन बेस्ड, कि वो सिर्फ और सिर्फ शेविंग्स रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट है वो बनाएगी, तो उनका एक प्रोडक्ट लाइन फिक्स है, दैट इज अ निच सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड अ फोकस स्ट्रेटेजी। वो आपका एक फोकस स्ट्रेटेजी है, राइट। जोग्राफिकल मार्केट, उनका एक जोग्राफिकल मार्केट में अगर आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड अ फोकस स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि जो फोकस स्ट्रेटेजी है ना, फोकस स्ट्रेटेजी में कॉस्ट, लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दोनों स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। मतलब फोकस स्ट्रेटेजी, फिर उसके अंडर भी आप कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फोकस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे द फोकसर कैन अटेन competitive advantage within a niche segment because large firms are either not attracted to niche or have ignored the potentials. The narrow focus in itself through is not adequate for a competitive advantage. The firms need to optimize the strategy on two variants, cost focus and a differentiation focus. One risk of focus strategy is that broadly targeted competitors divest their segment once it becomes economically attractive. इसका नुकसान क्या है, इसका रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि एक बार अगर ये प्रॉफिटेबल दिखने लगता है ना, इकोनॉमिकली बेनिफिट दिखता है यहां से, तो वो जो आपके कंपटीटर्स हैं वो भी इस मार्केट में उस सेगमेंट में घुसना शुरू कर देते हैं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका फोकस स्ट्रेटेजी है। अब यहां पर देखना ये फोकस स्ट्रेटेजी कैसे यहां पे यूज हुआ है। In addition, the currency depreciation is hitting airline harder and the international overhead costs have risen. The BA should attempt to increase the number of internal domestic flights. Focus strategy की बात कर रहे हैं कि जो आपके internal domestic flights है ना, उस पे फोकस करो। अभी तक आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आप कम फोकस करो और इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि दो प्रॉब्लम बताई गई। एक तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो हिट कर रहा है, दूसरा आपका जो इंटरनेशनल ओवरहेड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है। तो बेटर अगर आप डोमेस्टिकली ऑपरेट ज्यादा करोगे तो आप ये इन दो कॉस्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा, यहां से दो आपको जो प्रॉब्लम है इससे आपको निजात मिलेगा। The moreover, ATF cost can also be lowered by investment in fuel-saving modern Airbuses. However, the reduction in operating cost may outweigh the capital equipment cost. मतलब आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न एयर बसेज, एयर फ्लाइट्स हायर कर सकते हो, बट रिमेंबर दैट कहीं ऐसा ना हो कि रेंट बहुत ज्यादा पे कर रहे हो और जो बेनिफिट है फ्यूल कॉस्ट में जो सेविंग्स है वो कम हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपने एडवाइजेस कर दिए, आपने क्या करा, एडवाइजेस यहाँ पे कर दिए और स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग एडवाइजेस किया यहाँ पे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। एक्सप्लेन करना है, उसके मार्क्स आपको डिसाइड करना होगा। दो दो स्ट्रेटेजीज मुझे लिखने हैं यहाँ पे, दैट इज लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्लानिंग आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा, कितना मार्क्स मुझे कितने कितने चीज के लिए मिलेगा। मेजोरिटी जो आपका आंसर होगा वो एडवाइजेस के लिए होंगे, उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो आप एडवाइजेस करोगे उनके मार्क्स होंगे। यस डेफिनेटली आपको मार्क्स जरूर मिलेगा इनके लिए, बट आपको ये पार्ट स्किप नहीं करना है, ये आपका मेन पार्ट है। तो प्लीज मुझे बताना आपकी कोई क्वेरीज हो इसमें, तो आपकी कोई क्वेरीज हैं इसमें तो बताना। हाँ। हम्म। इन दोनों के अल्लाह मतलब हम्म, हम्म, हाँ। ओके। ओके।
तो अब मुझे बताओ कि अब इस क्वेश्चन को करने के बाद, इस क्लास में करने के बाद, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि अब आपको आंसर क्या कैसे करना है, ये कुछ क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हुआ कि आपको अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको एग्जाम में मार्क्स किस चीज के लिए मिलने हैं, वही चीज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लिखोगे क्या और मार्क्स कैसे अटेंड करोगे, है ना? तो हर एक क्वेश्चन को आपको यही करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन को समझना, रीड करना, पढ़ना, और उसके बाद आपको ये प्लान करना है कि आपको मार्क्स जो है वो दिए किस चीज के लिए जाने वाले हैं और आप अपने मार्क्स को गेन कैसे करोगे, इसका प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू प्लान योर आंसर, और बिलीव मी, अगर आपने अपने आंसर को प्लान करना शुरू कर दिया ना तो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। कंटेंट आपको सब चीजें याद होगा। आई आई डेफिनेटली हैव कॉन्फिडेंस कि आपको कॉस्ट लीडरशिप पता है, लो कॉस्ट लीडरशिप पता है, ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज पता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दोनों दोनों स्ट्रेटेजीज आपको पता है, एंड इवन यू नो द अबाउट द फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी के बारे में पता था अभी तक आप लोगों को? नहीं 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 पता था। ओके ओके, चलो। तो अब ये एक स्ट्रेटेजी ऐड हो गई है आपका अमेंडमेंट में भी, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने ये चीज़ डाला है कि अब जो आपके कंपटीटिव एडवांटेज है इसमें ये स्ट्रेटेजी ऐड होके अब साथ में चलती है। तो कहीं पे भी अब आप देखोगे ना तो लो कॉस्ट एडवांटेज और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ साथ फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? आपको अब आंसर आंसर यहाँ पे बस इसी तरह से प्लान करना था कि मेजरली आपको लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करना था, दोनों के स्ट्रेटेजीज जो हैं वो एडवाइज करना था, राइट? जो वर्ब आपका यूज था एडवाइज। तो मेजर जो आपको मार्क्स गेन करना था इन्हीं इन्हीं चीजों से गेन करना था। डेफिनेटली अदर चीजों के भी मार्क्स हैं, लाइक आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस्ट लो कॉस्ट एडवांटेज क्या है, इसके भी मार्क्स हैं, बट इतना मार्क्स नहीं है कि पूरा पूरा आप टाइम ही उसमें वेस्ट कर दो, ठीक? तो इस तरह से आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है चैप्टर नंबर 8 से, इसे हम चैप्टर नंबर 8 का जब टाइम आएगा उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका चैप्टर नंबर 12 का है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका वैल्यू चेन एनालिसिस का है, इसे करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 से है, इसे करने जा रहे हैं। Style in fabric and clothing, SFC, is a manufacturers of clothing fabrics to be made up into dresses and suits. अच्छा, एक बार पहले क्वेश्चन की लेंथ देख लेते हैं। क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक माइंडसेट हो गया कि ठीक है हमें ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला, तो बड़े आराम से भी पढ़ के भी इसे कर सकते हैं, ठीक है? समझना इस चीज़ को कि स्टाइल इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग एक मैन्युफैक्चरर है, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे, और क्लोथिंग फैब्रिक बनाता है। फैब्रिक्स, ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग है इसका फैब्रिक्स का मतलब ये कि अगर सपोज करो मैं इस शर्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो इस शर्ट में जो फैब्रिक लगा है उसकी बात हो रही है। फैब्रिक किस चीज से बनता है? यार्न से बनता है, कॉटन से बनता है, दैट इज कॉटन जो है यार्न से बनता है फैब्रिक, ठीक है? तो मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्लोथिंग फैब्रिक टू बी मेड अप इनटू ड्रेसेस एंड सूट्स, SFC established long ago back and presently enjoys the reputation as a producer of a quality fabric। ये सिर्फ अभी फैब्रिक तैयार करता है, ठीक है, जो कि ड्रेसेस और सूट्स में यूज होता है। SFC producing fabrics from a high quality synthetic yarns, ठीक है, yarns हैं, synthetic yarns with all standard features with other fabric manufacturers offers। Designs of the fabric are old fashioned ट्रेडिशनल नेचर एज SFC वाज एस्टेब्लिश्ड लॉन्ग एगो। तो यहाँ पे देखना ये ना एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि ये जो इसके फैब्रिक्स है ना वो अभी तक ओल्ड फैशन का चल रहा है। ओल्ड फैशन का बात करूं तो अभी आप देखो तो फैब्रिक्स जो शर्ट्स के फैब्रिक्स हैं या जो शर्ट्स हैं बहुत लेटेस्ट डिजाइन के होते हैं। टी शर्ट्स जो हैं वो लेटेस्ट डिजाइन के होते हैं, प्रिंटेड टी शर्ट्स, सूट्स, ड्रेसेस जो हैं वो उनके फैब्रिक पे ही बेसिकली डिजाइन होता है, ठीक है, डिसाइड होता है।
तो अभी भी ये बहुत ट्रेडिशनल इन नेचर चल रहा है, मतलब एक प्लेन उस तरह से फॉलो कर रहा है क्योंकि बहुत पुराना एस्टेब्लिश था मार्केट में। मैनेजमेंट टीम एट एसएफसी शोन बिलीव इन इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप सो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आता होगा। एंड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट रेंज और द मार्केट रीच, मतलब अपना प्रोडक्ट अभी एक प्रोडक्ट रख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट को और इंक्रीज करना और मार्केट के रीच को भी बढ़ाना। अभी तक हमारा सिर्फ एक सिटी में ऑपरेशन था, अब हम उसे मल्टीपल सिटीज में स्टोर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। इंटीग्रेशन क्या है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अभी हम एक प्रोडक्ट सपोज करो अभी क्या कर रहा है, ये यार्न से फैब्रिक तैयार कर रहा है। ठीक है, यार्न से फैब्रिक तैयार कर रहा है, अब ये उसके वर्टिकल इंटीग्रेशन में चला जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जो आपके क्लोथिंग्स तैयार होते हैं, कपड़े तैयार होते हैं, गारमेंट्स तैयार होते हैं, वो उसमें चला जाएगा। गारमेंट्स तैयार करने के बाद सेलिंग उसमें भी चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एसएफसी ऑप्ट्स फॉर अनऑर्गेनिक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन to gain control over the value chain by acquiring Skylark designer clothing SDC। इसे अब समझना, ये SDC है और ये SFC है। तो SFC इज अ पेरेंट, SFC इज अ पेरेंट, और इसने एक्वायर किया SDC को, कि जो कि एक डिजाइनर क्लोथिंग बनाता है। मतलब SFC यार्न बनाता है और ये क्लोथिंग बनाता है, स्टिचिंग करता है, कटिंग करता है और उसके बाद पैकिंग करता है। ठीक है, SDC is operating in designing, डिजाइन भी करता है, R&D टीम है इसकी, वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इनटू फैशन वियर्स। SDC is targeting the customers, मतलब अभी हम SDC, यहाँ से हम SDC की बात कर रहे हैं, किसकी, SDC की बात कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से यहाँ तक किसकी बात कर रहे थे, SFC की बात कर रहे थे। अच्छा ओके, यहाँ अभी देखेंगे कुछ इसमें थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ तक तो हमारा SDC है, ये SDC। ठीक है, okay, SDC is targeting the customer who are in the age group of 40 to 60 years and belongs to price sensitive income group। price sensitive income group है, तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गया कि price sensitive का मतलब मैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ। प्राइस सेंसिटिव हमेशा आप देखो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में ही बताया गया है कि वो किस मार्केट ग्रुप को टारगेट करता है, किस कस्टमर को टारगेट करता है, जो कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं। तो यहाँ से मुझे एक माइंड ये समझ में आएगा कि एक कस्टमर ग्रुप को, एज ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। फोकस स्ट्रेटेजी मुझे दिख सकती है यहाँ से कि ये फोकस स्ट्रेटेजी है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि ये मेरे लिए कॉस्ट लीडरशिप की बात कर रहा है। SFC in this way able to reach to the end customer through retailers by the manufacturing clothes themselves. Acquisition of SDC by SFC remains largely successful as a result in a relatively high increase in sales and a profit both। मतलब सेल्स भी आपका इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत अच्छा वेंचर है। प्रॉब्लम पॉइंट यहाँ पे क्या है, बट द सेल्स एंड प्रॉफिट आर नॉट ग्रोइंग एट द सेम ओल्ड रेट नाउ। मतलब ये हुआ कि अब जो आपका सेल्स और प्रॉफिट है वो उस रेट से नहीं ग्रो कर रहा। टॉप एंड बॉटम लाइन विटनेस द स्लो डाउन which may be due to the exhaust of the synergy benefit। टॉप और बॉटम लाइन का मतलब क्या कि SFC और SDC ये टॉप और बॉटम लाइन है, तो यहाँ पे दोनों के सेल्स कम हुए हैं। ऐसा नहीं कि SDC का सेल्स कम हुआ है, SFC का भी सेल्स और प्रॉफिट कम हुआ। क्यों ऐसा हुआ, एग्जॉस्ट ऑफ सिनर्जी बेनिफिट। मतलब मेरे पास रिसोर्सेज अगर उतने ही है, सपोज करो मैंने SDC को हायर कर लिया, SDC को एक्वायर कर लिया, अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो फोकस है अब वो दो डिविजन्स में बट गया, SFC और SDC। पहले क्या था, मैनेजमेंट पूरा फोकस था SFC में, वो सिर्फ SFC पे ध्यान दे रहा था, उसे एक्सपेंड करने में उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कितनी जल्दी उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट अब यहाँ पे दो अलग अलग डिविजन्स हो गए हैं। ठीक है, तो जो सिनर्जी बेनिफिट है ना उससे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। Retail stores through which SFC sold its material also find it difficult to make reasonable amount of sales। SFC start exploring new retailers, और वो उन रिटेल स्टोर से जो जिससे कि SFC अभी अब तक अपने मटेरियल सेल कर रहा था उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो अब ये नए रिटेलर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स
of the manufactured clothes, buying power of retailer is high. Resultantly, SFC has to rest at अनएक्सेप्टेबल लो मार्जिन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लार्ज, आपने देखा होगा कि अगर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो यहाँ पे फाइव फोर्स मॉडल भी आपको अगर दिख रहा होगा, 5 फोर्स मॉडल का कॉन्सेप्ट भी आपका दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो डेफिनेटली जो मार्जिन है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो बाइंग पावर है रिटेलर्स की वो हाई है। डाउन द लाइन, अगर डाउन द लाइन की अगर मैं बात करूं तो एसएफसी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ वन ऑफ द क्लोथ रिटेल चेन। अब क्लोथ रिटेल चेन का क्या पर्पस है, मतलब अभी अभी क्या है कि एसएफसी है, एसडीसी है, और एक आपका परिधान है, परिधान, ठीक है। ये क्या करता है, रॉ मटेरियल तैयार करता है। रॉ मटेरियल का मतलब फैब्रिक तैयार करता है, ये क्लोथ्स तैयार करते हैं। अब ये क्लोथ्स को रिटेल स्टोर्स में सेल करने का काम है परिधान का, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, रिटेल क्लोथ रिटेल चेन नेम परिधान इन ऑर्डर टू डिलीवर फैब्रिक टू कस्टमर डायरेक्टली एंड एलिमिनेट रिटेलर इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इन्हें दिख रहा है कि मुझे ना यहाँ पे और यहाँ पे मेरा मार्जिन कम हो गया है, तो इन्होंने इस एरिया में चले गए। ये तीनों ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का भी, क्लोथ्स भी बना रहे हैं, और फिर उसके रिटेलर कस्टमर्स तक भी हम पहुंच रहे हैं। तो जो पूरा एक चेन है ना, पूरा मार्जिन इनके पास अब एक इकट्ठा हो गया, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को बूस्ट कर सकें, प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट कर सकें। तो ये एक पूरा वैल्यू चेन, जो इसका सब वैल्यू चेन है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, किस किस एरिया से कैसे कैसे किसे एक्वायर किया और प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहना है। तो आपको क्या बोला इन्होंने, ड्रॉ द वैल्यू चेन। आपको वैल्यू चेन ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपीटिटिव एडवांटेज? कंपीटिटिव एडवांटेज क्या है ये आपको बताना है। हाउ इट कैन बी अटेंड, कैसे अटेंड किया जा सकता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। कोई सजेशन नहीं देना, कोई एडवाइस नहीं देना, तो अपने सजेशंस यहाँ पे डालने की कोशिश मत करना। कंपीटिटिव एडवांटेज क्या होता है और कैसे इसे अटेंड किया जा सकता है, सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ पे लिखना है आपको, आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे स्ट्रेटेजी एसडीसी अडॉप्टेड टू गेन अ कंपीटिटिव एडवांटेज। कंपीटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की गई है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के साथ अगर थोड़ा सा उसे आप बता दो कि वो स्ट्रेटेजी है क्या और कैसे आपने आइडेंटिफाई करा, तो आपको मार्क्स, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्कस द वैल्यू चेन इफेक्ट। अच्छा, वैल्यू चेन इफेक्ट क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि आपने एसएफसी ने एसडीसी का एक्विजिशन किया, दैट इज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो उससे आपकी कंपीटिटिव एबिलिटी और कॉस्ट कॉम्पिटेंसी कैसे इंक्रीज हुई है ये आपको बताना है। अच्छा, इफेक्ट जो है ये पॉजिटिव भी आपको दिखाई दिया और नेगेटिव भी दिखाई दिया ऊपर, इस बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर दी, नेगेटिव पॉइंट भी हमें दिखाई दिया था कि जो सिनर्जी बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कम आया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों ही कम हुए हैं, तो ये भी आप इफेक्ट में डालोगे। बेनिफिट क्या मिला है ये भी जरूर बताओगे, ठीक है। तो कंपीटिटिव एबिलिटी के बारे में बताओगे और कॉस्ट कॉम्पिटेंसीज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे। इवैल्यूएट करना है, क्या करना है आपको, इवैल्यूएट करना है पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ क्लोथ रिटेल चेन परिधान बाय एसएफसी। मतलब इन्होंने अभी तक एक्वायर नहीं किया है, बट यस अगर एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी किस हद तक ये बेनिफिट पहुंचाएगी ये बात आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन में ध्यान देना, इवैल्यूएट इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ता है रीजंस, एंड दिस हैज टू बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आपको इवैल्यूएट करना होता है। बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेके चलना पड़ता है इवैल्यूएशन में, ठीक है। और लास्ट में इसमें आप बताओगे कंक्लूड करके, ठीक है, इसका आप कंक्लूजन बताओगे। So this is what the question number 4th value chain analysis. Okay, वन बाय वन करते हैं।
तो एक बार जरा आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो, तो आप मुझे बताना, ड्रॉ द वैल्यू चेन। ड्रॉ द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन आप ड्रॉ करना है आपको और उसे एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करोगे? वैल्यू चेन आपको पता है, वैल्यू चेन 5 आपके प्राइमरी और 4 आपके सपोर्टिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। आपका मार्जिन होता है, तो आपको वो एक डायग्राम याद आ रहा होगा, डायग्राम, डायगोनल टाइप का एक डायग्राम याद आ रहा होगा आपको, इस तरह का दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो यहां पे आपने क्या करा, ड्रॉ कर दिया पोर्टर्स का ये जो आपका चार्ट है, ठीक है। ये मार्जिन यहां पे जरूर शो करोगे आप, मार्जिन शो करोगे। एंड यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। अगर आपने अगर आपने एक बार भी इस कॉन्सेप्ट को किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि आपको क्या लिखना है, बस और कुछ नहीं करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में मूव करता हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपीटिटिव एडवांटेज एंड हाउ इट कैन बी अटेन्ड, एक्सप्लेन करना है। कंपीटिटिव एडवांटेज से आप क्या समझते हो और कैसे आप इसे अटेंड कर सकते हो। प्लीज यहाँ पे अगर आप आंसर देखो, तो एडिशनली में आपका ऐड हो गया है फोकस स्ट्रेटेजी। इस बात को आपने नोट किया कि नहीं किया? है ना? तो अब कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन के साथ साथ फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करोगे। यहाँ पे अप्लाई करना नहीं है आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल की एक्सप्लेनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है ये बताना है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है ये बताना है, फोकस स्ट्रेटेजी क्या है ये बताना है। उससे पहले आपको ये बताना है कि कंपीटिटिव एडवांटेज क्या होता है, और उसे अटेंड करने के लिए हमारे पास ये 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी इनिशियली 2 थी, बट अब ये एक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो बस आपने यही काम करना है, कंपीटिटिव एडवांटेज है क्या, और आपने ये दोनों स्ट्रेटेजीज बतानी है। इसके बाद चलते आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे अब आपका काम शुरू होगा, आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेटेजी एसडीसी एडॉप्टेड टू गेन अ कंपीटिटिव एडवांटेज। तो मुझे प्लीज बताना कौन सी स्ट्रेटेजी एसडीसी ने अडॉप्ट किया जिससे कि वो कंपीटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। तो प्लीज मुझे बताएं कौन सी स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट की। यस, कॉस्ट लीडरशिप। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कॉस्ट लीडरशिप किया इन्होंने? यस, कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। फोकस्ड, यस, फोकस्ड भी, फोकस स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि जो इनकम ग्रुप है अपना वो 40 से 60 का कस्टमर ग्रुप है, जिनकी एज 40 से 60, 40 टू 60 ईयर्स है, उन्हें टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे आपकी फोकस, एडिशनली फोकस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आप बोलोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर देखना, जो स्ट्रेटेजी है, since SDC targeting the customer who are in the age group 40 to 60 years and belongs to price sensitive income group, hence the strategy opted to gain a competitive advantage can be considered as a cost focus। दोनों वर्ड बोला इन्होंने, ठीक है। कॉस्ट भी है और फोकस स्ट्रेटेजी भी है, तो दैट इज अ कॉस्ट लीडरशिप प्लस फोकस स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बताया कि फोकस स्ट्रेटेजी में अगर आपका फोकस स्ट्रेटेजी है ना, तो फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर आप कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। मतलब फोकस स्ट्रेटेजी को अटेंड करने के लिए आइदर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो यहां पे इन्होंने क्या करा, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करा है फोकस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए। तो आई होप सो ये थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं जो आपका फोर्थ है, दैट इज डिस्कस द वैल्यू चेन इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो इन्होंने एक्विजिशन ऑफ एसडीसी करा है, तो इसका एसएफसी के कंपीटिटिव एबिलिटी और कॉस्ट कंपिटेंसीज पे क्या फर्क पड़ा, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे मुझे, कोई बता सकता है कि क्या फर्क पड़ा होगा
कंपीटिटिव एबिलिटी पे भी बताना और कॉस्ट कॉम्पिटेंसीज पे भी बताना। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ तो बहुत अच्छा है। सी मैं डायरेक्टली आता हूं यहाँ पे, सी हियर, द एक्विजिशन ऑफ द एसडीसी बाय एसएफसी कैन बी टर्म्ड एज अ फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन है? वर्टिकल इंटीग्रेशन है। Can be justified because it increases the profit, effective control होता है market में, as well as on pricing. Finally, brand building by reaching the target group. SFC main objective behind acquisition was getting control over the value chain and increase in the profit. तो एक कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये पार्ट आपके लिए जरूरी है बताना। किससे से फायदा क्या होगा कि इसे कंट्रोल मिल रहा है ओवर द वैल्यू चेन। अब ये एक फर्दर और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहा है तो वैल्यू चेन इसका उस पर कंट्रोल मिलेगा इसे, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो एसएफसी हैज प्रिक्लूडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फैब्रिक सेल्स, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टिंग। ठीक है, एसएफसी एक्सटेंडेड द वैल्यू चेन। अर्लियर इट वाज रिस्ट्रिक्टेड up till sale of fabric to the garment manufacturers, but now SFC has reached out to retailers to sell the manufactured garments. Scope of value addition to the end user increased, but value system becomes more complex. अब इसका value system और complex हो गया है, reason being the two system now merge into one value chain. अब दो system जो थे वो one value chain में merge हो चुके हैं. So SDC, which is acquired by SFC, is believing in focus strategy. अब देखना फोकस स्ट्रेटेजी पे बार बार कितनी बार फोकस करवाएंगे ये हमसे। ये बताना चाहते हैं कि अब जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, इसमें हमने एक अमेंडमेंट किया है, तो प्लीज इस अमेंडमेंट को ध्यान से पढ़ के एग्जाम में जाएं। तो एसडीसी ने फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो करा है बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मार्केट टू द 40 to 60 इयर्स एज एंड अ प्राइस सेंसिटिव इनकम मार्केट। This may be a sensible strategy for a company engaged in a designing of clothes, but surely not for a manufacturer of fabric. तो मतलब एक जो आपके गारमेंट्स तैयार कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट लेकिन जो फैब्रिक तैयार कर रहा है उसके लिए ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ कंपीटिटिव एबिलिटी एंड कॉस्ट कंपिटेंसी, अगर मैं बात करूंगा तो आपका मेन आंसर जो है ना वो यहाँ पे है। मेन आंसर ऊपर के एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूर आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इतना ज्यादा जो आपका मेन आंसर है जिसके लिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब ऊपर अगर इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ना तो इसके आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। अब पोस्ट इंटीग्रेशन मतलब एसडीसी एसएफसी में आ चुका है, तो 2 प्रोडक्शन लाइन हो चुके हैं। 2 प्रोडक्शन लाइन कैसे हो गए? जी हाँ, एसएफसी और एसडीसी। एक तैयार कर रहा है यान से क्लॉथ, यान से आपका फैब्रिक तैयार कर रहा है, और ये जो फैब्रिक है यही यूज होगा आपका क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो आप गारमेंट्स तैयार कर रहे हो उसमें यूज होगा। तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर जरूर करेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे रिजेंटली द ट्रांसफर प्राइसिंग विल बी कॉस्ट एस्पेक्ट विच नीड टू बी डिसाइडेड। तो यहाँ आपने इस बात को देखना है कि डिफरेंट सेट ऑफ मैन, वर्कफोर्स, मशीन, मेथड्स विल बी देयर जिसे कि ऑपरेट करना होगा। ऑन वन बीइंग स्पिनिंग द फैब्रिक एंड अदर बीइंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ्स, रिजेंटली यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व होगा। तो ये पार्ट आपको बताना है। सेकेंड है आपका, सिंस द ऑपरेशन इज सिक्वेंशियल इन नेचर, सिक्वेंशियल इन नेचर दैट मीन्स पहले वीविंग होगा, मतलब पहले फैब्रिक तैयार होगा और फिर उसके बाद जो आपकी स्टिचिंग, जो आपके क्लोथ है, गारमेंट्स हैं, वो तैयार होंगे। तो अगर कहीं एक डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका इंपैक्ट दूसरे डिवीजन पे भी दिखाई देगा ही देगा। एक ने ओवर यूटिलाइजेशन किया तो उसका इंपैक्ट दिखाई देगा, एक ने अंडर यूटिलाइजेशन किया तो अगले पे भी इंपैक्ट उसका पड़ेगा। सो सिंस द ऑपरेशन इज सिक्वेंशियल इन नेचर, अगर किसी ने एक ने भी डिले किया ना तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। अगर पहले वाले ने डिले किया ना, दैट इज जो मैन्युफैक्चरर ऑफ आपका फैब्रिक है उसने डिले किया, तो आपके गारमेंट कंपनी को उसे वेट करना पड़ेगा। WIP दैट इज वो बढ़ेगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा। सो विल ऑल्सो इंक्रीज सी हियर वीविंग देन स्टिचिंग, हेंस एनी मिसमैच इन कैपेसिटी, अगर कोई भी मिसमैच होता है कैपेसिटी में, लीड रन टाइम ऑफ द बोथ the production line may result into increased cost of either warehousing or idle capacity, may result in additional working capital required or the loss of contribution. Third आपका carrying cost,
warehousing cost will also increase on account of manufacturing of clothes ahead of retail demand. मतलब यहाँ पे आप देखना, आप गारमेंट्स तैयार करते जा रहे हो लेकिन आपको रिटेल डिमांड नहीं पता उसका, तो कहीं ना कहीं अभी कैरिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वही आपका फैब्रिक कॉस्ट भी बढ़ेगा। अभी तक आप फैब्रिक गारमेंट कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे थे, अब क्योंकि गारमेंट कंपनी जो है वो अहेड ऑफ डिमांड, वो डिमांड नहीं देख रही, जितना उसका मन करता है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो जिससे आप कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। अगेन एडिशनल वर्किंग कैपिटल में बी रिक्वायर्ड। As for SFC, it may become difficult to compete with other fabric manufacturers because due to diversion of the management focus, अब management का जो focus है वो दो divisions में बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं SFC को प्रॉब्लम होगा दूसरे मैन्युफैक्चरर से compete करने में। SFC is now directly impacted by customers, consumers who had a variety of options apart from SFC cloth to choose between. And fifth part, since design of fabric आर फिट फॉर ट्रेडिशनल वेयर बट एक्सपर्टीज ऑफ एसडीसी इज एन फैशन वेयर, अब दोनों मिसमैच हो रहे हैं, समझना। एसएफसी जो फैब्रिक तैयार करता है वो ट्रेडिशनल वियर के लिए बनाता है, अभी तक पुराने तरीके से बना रहा है और ट्रेडिशनल वियर के लिए बना रहा है, लेकिन जो एसडीसी है वो फैशनेबल वियर्स जो करंट लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार कर रहा है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है और ये डीमोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को। So the designer as SDC may resent the lack of freedom. This was the fourth part answer, ये आपका fourth part था आंसर का। Then fifth part की बात करते हैं, evaluate the possible acquisition of cloth retail chain परिधान by SFC। तो fifth part देख रहे हैं, although the intention is to earn the value in the value system, but the possible acquisition of retail chain Paridhan forward integration into retail outlet has its own pros and cons for a competitive advantage। इस बात को ध्यान देना, evaluation में evaluate करने में आप benefit पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही शो करते हो। सो यहाँ पे SFC will have full control, expected benefit क्या बता रहा हूँ, full control मिल जाएगा इसे प्रोडक्शन, प्राइसिंग, मार्केटिंग का। So the acquisition of the Paridhan will give the strength to SFC to keep relying upon the differentiation strategy. Since SFC will reach to the end consumer directly, अब end consumer जो कि वो गारमेंट परचेज करेगा और यूज करेगा उस तक डायरेक्टली पहुंच रहा है, hence will have access to the entire customer related data. Such data can help SFC to understand customer specification and do customization product as per requirement of the specific customer group. अब इन्हें समझ में आया कस्टमर चाहता क्या है और उसी हिसाब से वो अपने फैब्रिक तैयार करेंगे। Since post acquisition of Paridhan, SFC will have exclusive retail chain, hence reduce the competition from other brand whose product are lying along SFC product at a selling shelf of retailers। तो यहाँ पे भी इन्हें कंपीटिटिव एज मिल रहा है कि ये डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, रिटेल्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, तो कंपीटिटिव एज मिल रहा है। एंटिसिपेटेड ड्रॉबैक्स क्या है, नाउ इट हैज टू मैनेज, सी मैनेजिंग रिटेल चेन विल ओपन अनदर एरिया ऑफ ऑपरेशन। SFC on retail chain is capital intensive business rather than labor intensive. High amount of capital will be invested in properties, even then outcome depends upon the location of the stores and increase operating as well as financial risk too। मतलब रिटेल चेन में जाने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क तो आपको होगा ही होगा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क आपका इंक्रीज होगा। देन सेकेंड पार्ट की बात, सेकेंड इसमें है, सिंस SFC मैन्युफैक्चर्स फैब्रिक which is good for traditional clothing only, hence limited range of product may be available for sales at exclusive showrooms, retail shops of SFC, so may not be able to attract requisite number of client to cover the fixed cost। क्योंकि जो इनका फैब्रिक है वो ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी बनाया जा रहा है, तो इनके पास एक लिमिटेड कलेक्शन होगा जिसके वजह से कस्टमर ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। In order to compete product range, SFC may have to complement its product with product of another manufacturer. This may not be possible in a cost effective manner। कंक्लूजन इसी पार्ट का है, फिफ्थ पार्ट का कंक्लूजन है, ये पूरे क्वेश्चन आंसर का कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ पार्ट का है, क्योंकि आपको इवैल्यूएशन में कंक्लूड आंसर करके बताना होता है। SFC शुड एक्वायर, इसे मगर मना नहीं किया गया, बोल रहे हैं एक्वायर रिटेल चेन परिधान mainly as a response to reduce the competition from other brands whose product are lying along with SFC product at selling shelves
of the retailers and to reach the consumers directly to understand their needs. However, acquisition would not be so easy due to high amount of capital investment and required addition. In addition, cultural changes are also essential to overcome the traditional sell. Overall, the benefits of acquiring retail chain do, however, need to be compared to do financial cost and other qualitative factors. तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्विजिशन के लिए बात करा आपने कि हाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल आप एक्वायर कर सकते हो, बट उसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स और जो आपके फाइनेंशियल कॉस्ट हैं और क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, इसे कंसिडर करते हुए तब आप अपना डिसीजन फाइनल करना। तो इस तरह से आप पूरा आंसर कंक्लूड करोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आए तो 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए इसके, और बहुत आसान है, इसमें 20 में से 15-16 मार्क्स स्कोर करना तो कहीं नहीं गया। फर्स्ट पार्ट आपको वैल्यू चेन तैयार करना है, डायग्राम बनाना है, और वैल्यू चेन होता क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसके आपको मार्क्स मिलने हैं। सेकेंड पार्ट में आपको कंपटीटिव एडवांटेज क्या है ये बताना है, कैसे गेन करता है कंपटीटिव एडवांटेज, स्ट्रेटेजीज कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं ये बताना है। तीसरे पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना था कि आपके क्वेश्चन में कौन से, आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है, वो बहुत अच्छे से आपने आइडेंटिफाई कर लिया था। फिर फोर्थ पार्ट में आपसे बोला गया कि एसडीसी को अगर हमने एक्वायर किया तो उसे उसके आपके कंपटीटिव एबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे कैसे फर्क पड़ा ये आप बता सकते हो। फिर इवैल्यूएट करना था आपको परिधान का। ये सब चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बट आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, वन बाय वन। एट अ गो आप जाओगे कि आपने सडनली आप इस क्वेश्चन पे टूट पड़ोगे और हरी में रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। वन बाय वन एक एक पार्ट पकड़ते रहो, करते रहो, होता रहेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे और लिख लोगे। इस क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो बताना। है कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ अच्छा ओके। वैल्यू चेन जो आपको ड्रॉ करना है ना, वैल्यू चेन आपका ये है, ठीक है। ये बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, मतलब जो सबसे पहले पेपर पॉर्टर ने रिलीज किया था ना, यही डायग्राम तैयार करके दिया था, जिसमें आपके 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं और 4 आपके सपोर्टिंग एक्टिविटीज होते हैं। ये आपके सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ये प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज इसलिए होते हैं क्योंकि इससे आप कंपटीटिव एडवांटेज गेन करते हो, कंपटीटिव एडवांटेज गेन करते हो। और ये सेकेंडरी सपोर्टिंग एक्टिविटीज ये प्राइमरी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ध्यान देना, ये जो 4 एक्टिविटीज है इनसे भी मैं कंपटीटिव एडवांटेज गेन करता हूं, बट इनका रोल जो है वो रोल इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कहा गया है सपोर्ट और सेकेंडरी वैल्यू एक्टिविटीज, बट दीज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पे आपको बताया होगा कि सपोज करो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, लेक्चर्स अगर मुझे डिलीवर करना है, मैं मेरे लेक्चर डिलीवर करने का तरीका जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। मॉड्यूल्स हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, बट जो टेक्नोलॉजी है आज जो आप जिस तरह से लेक्चर्स देख रहे हो, ऐप पे देख रहे हो, जो भी तरीका है वो टेक्नोलॉजी है। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, इवन दो अगर आप पेन ड्राइव लेक्चर्स देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, तो दैट आर व्हाट सपोर्टिंग एक्टिविटीज, उतने इंपॉर्टेंट है जितना मेरा पढ़ाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टेक्नोलॉजी है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स दैट इज ह्यूमन रिसोर्स में आपका, एक बार अपना ऑडियो ऑफ कर लो, रिपीट आ रहा है इस पे, ऑडियो ऑडियो एक बार ऑफ कर लो, म्यूट, ठीक है। तो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, दैट जो आपका स्टाफ है
वो अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा तो दैट यू कैन नॉट मैं काम नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली अगर मुझे मेरा स्टाफ वर्क करके नहीं देगा तो। ठीक है, दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिस्टम है, कैमरा माइक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आई कैन नॉट डिलीवर माई लेक्चर। सो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। और इन्हें कितना आप एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हो, कितना एक्टिविटीज आप रिड्यूस करके मार्जिन इंक्रीज करते हो, जितना आप एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज को रिड्यूस करोगे, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करके, उससे आप अपना मार्जिन इंक्रीज करोगे और कंपीटिटिव एडवांटेज गेन करोगे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। और कोई डाउट हो तो बताना। क्लियर है? ओके। यस, वी हैव टू प्लान आवर आंसर। हमें इसीलिए सबसे पहले अपने आंसर को प्लान करना पड़ेगा मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग। मार्क्स ज़्यादा नहीं है ना, तो उसके हिसाब से मुझे आंसर भी उतना ही लिखना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा जितना जितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं सब कुछ उसमें लिख दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। Yes, please come to the question number 10th. Question number 10th. Pariksha Commerce Test Limited, PCT, एक organization है which provides services of test services of various commerce courses. Please इस बात को नोट करना, सिर्फ और सिर्फ commerce courses को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है ये जो परीक्षा कॉमर्स टेस्ट लिमिटेड है। इसका नाम भी कॉमर्स ही है और टेस्ट लिमिटेड है, परीक्षा है, तो इसका काम टेस्ट लेना है। Facilitate students who are going to appear for such examination. PCT provide test series for 11th 12th standards commerce for CBSE as well as various other state boards, जिसमें और साथ ही साथ BCom ग्रेजुएशन लेवल पे, BBA, MCom, MBA of various universities, CA, CS एंड CMA कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली एनसीआर में है and with branches and test series centers in various cities of India. Now it is only the organization which provide test series of the various courses and a guidance of study and as a student across India. It has also started online test series facility for students of remote location who do not have access to travel at any of the TCS. In addition to the test series, it provides support in preparing a reading plan, providing guidance on paper writing एंड अ काउंसलिंग स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, टेस्ट सीरीज है और इसके साथ साथ काउंसलिंग करता है। ये क्या करता है? काउंसलिंग। ठीक है, यू आर अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर of PCT. In the introduction meeting, CEO Mr. Parikshak, after being introduction of the organization, addressed you. We are rapidly growing education empire and have large student base across India. To reach here, we have faced lot of problem, but it has been overcome. I want to share few of them to make you better understand the organization. इन्होंने कुछ share किया है। Recently, at the biggest TCS in Delhi, printer was not working and there were almost 450 से 500 students, 450 to 500 students sitting and waiting for question papers. Outsourcing of print was costly and time consuming option. जो अगर किसी और प्रिंटर को देते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं पेपर्स को प्रिंट करने के लिए, तो पहली बात तो वो कॉस्टली होगा, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन होगा. So we had mailed the question papers to all
of them to save the time and cost. Now this approach has been applied at the most of the TCS, that is students come at TCS, we mail them question paper and they appear for test. It saves out the printing cost. तो ठीक है, इन्होंने क्या एक किया कि इन्होंने मेल करना शुरू कर दिया जिससे कि इनका फायदा हो रहा है कि प्रिंटिंग कॉस्ट बच रहा है. Ironically, it is that non-maintenance of printer can also save the cost. It may be little difficult for a student, अगर इस बात को ध्यान देना, it may be little difficult for a student to read the question paper from their mobile phone or tablet, but they will be comfortable soon as the change is the law of life and business tool. मतलब इनका खुद का कहना है ये चीज़ कि प्रॉब्लम तो है, मगर समय के हिसाब से जो चेंज कर सके अपने आप को, यही यही लॉ ऑफ लाइफ है. तो ये कहीं ना कहीं एक फोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट को कि आप समय के हिसाब से चेंज करो अपने आप को और ऑनलाइन मेल पे जो भेज रहे हैं मोबाइल पे टेस्ट पेपर पढ़ के करना शुरू करो. फर्दर टू रिड्यूस द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वी हैड ड्रॉप्ड द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस ताक्षी शर्मा, famous film star. We had contracted with her for advertisement on TV for 3 years. 3 साल के लिए टीवी पे एडवर्टीजमेंट करने का हमने उनके साथ एडवर्टीजमेंट किया था जिसे कि कैंसिल कर दिया गया है. She was a brand ambassador of परीक्षा, तो वी गॉट मेनी स्टूडेंट्स ड्यू टू टीवी एडवर्टीजमेंट. और ये मानते हैं कि हमें टीवी एडवर्टीजमेंट से बहुत स्टूडेंट्स मिले, बट वी डिसाइडेड टू ड्रॉप द कॉन्ट्रैक्ट एज वी हैव इनफ स्टूडेंट्स. अभी नहीं लगता है कि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स हो गए हैं. एंड एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंपटीशन, और इन्हें लगता है कोई कंपटीशन नहीं है इनका. एज सच हैज नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर अपकमिंग 1 to 2 years. और 1 से 2 साल तक इन्हें कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए इन्होंने मिस ताक्षी शर्मा का कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. फर्दर वी हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन. देखो इन्होंने पहला चीज क्या किया, प्रिंटिंग कॉस्ट बचाया. दूसरा क्या किया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचाया. ठीक है, दूसरा इन्होंने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचाया. अब तीसरा कहते हैं कि पेपर प्रिपरेशन, पेपर सेटिंग कॉस्ट बचाया. पेपर सेटिंग कॉस्ट वो कैसे बचाया, मैन पावर को कम किया होगा इन्होंने. अप टू द लास्ट मंथ वी हैड precisely 57 members in the question paper preparation team. They were drafting new questions for every test. Now we have precisely 22 members. 57 से 22 members, मतलब अगर मैं बात करूं तो 5 and 3 35, more than 50%, 50% of their workforce they have reduced, and less than half of we had, they are drafting less new questions and preparing questions with from the past papers and other material of the respective course. इन्होंने क्या करा, रिपीट क्वेश्चंस जो पहले के क्वेश्चंस पढ़े ना उन्हें ही चिपकाना शुरू कर दिया. In our student support, students counseling team, we had precisely 68 members, 42 for face-to-face counseling and 26 available on phone calls. Now they are only 30 members, 12 face-to-face and 18 available on phone calls for at our most profitable TCS. This may require less infrastructure facility at our few TCS, which is cost beneficially for us. तो इन्होंने cost तो जरूर reduce किया, but इसका impact भी जरूर पड़ेगा. Oh, I forgot to tell, one of the reason behind reducing the advertisement cost is that after analyzing of the financial statement, our CFO suggested that our advertisement cost was comparatively higher than other companies working in education field as well as with our previous years. तो इन्होंने बताया कि जो CFO है उन्होंने बताया कि आपका advertisement cost ज़्यादा है previous year से, और जो मार्केट में दूसरे आपके एजुकेशन फील्ड में कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा है. तो इसीलिए इन्हें लगा कि क्यों ना हम अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी कम कर दें. दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स वी फेस्ड एंड चेंजेस वी मेड ड्यूरिंग द ईयर. उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम हमने फेस किया और इसका हमने चेंजेस किया. होप दिस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल टू यू टू commence your work. Till now we have managed the cost management department very well, as you can see from the instance I narrated. However, due to heavy workload and growing organization, now we are unable to handle these all alone. So we need our support in success of the organization. Thanks for listening me. You are free to ask anything, anytime. Thanks. After conclusion of his speech, you thanked him back and moved to your office to start the work. You were thinking about his strategy of paperless question paper, misuse of mobile phone tablets during the test, and other matters as told to you.
In that moment, your phone has buzzed a notification from Newsgram. Make it Telegram. ज़्यादा आप relate कर सकोगे. An application providing news across the world. Notification was that the contract between Abhyas Education Limited, giant educationalist of India, and Mr. Shamkar Datta, a film star having one of the highest fan following all over India, regarding advertisement of a newly introduced test series. मतलब अब इन्होंने क्या किया, अभ्यास एजुकेशन लिमिटेड ने इन्होंने अपना टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस कर दिया और मिस्टर शंकर दत्ता से इन्होंने कांटेक्ट किया है. और ये कॉमर्स के साथ साथ साइंस स्ट्रीम में भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ अ न्यू कंप्यूटर एंड इट्स प्रोडक्ट, जो आप हो, आप ये हो, आप ये पर्सन हो, दैट इज CMO, यू आर द CMO. तो आपने क्या करा, कंप्यूटर का एनालाइज किया कि एक नया कंप्यूटर आ गया मार्केट में, उसका प्रोडक्ट जो है कॉमर्स के साथ साथ ये साइंस स्ट्रीम को भी दे रहे हैं. यू इन्फॉर्म टू द CEO, आपने CEO को इन्फॉर्म कर दिया. डिस्कशन एंड अ वेरियस मीटिंग हैड बीन कॉल्ड एंड आफ्टर दैट CEO डिसाइडेड टू डू मोर मार्केटिंग. और उसके बाद इन्होंने क्या करा, मोर मार्केटिंग करने के लिए जोर दिया और जिससे कि डिफीट कर सके अपने कंप्यूटर को. फॉर दैट CEO अप्रोच्ड न्यू ब्रांड एम्बेसडर, नेमली मिस्टर प्रकाश राव, मोर फेमस फिल्म स्टार देन मिस Takshi Sharma and Mr. Shamkar Datta. This deal was little costlier, still to be in the market it was required. Now the CEO is feeling that some blunder have been made by him in handling of cost management department. Hence he approached you to analyze the various decision made. तो इन्होंने CEO को लगा कि इन्होंने बहुत ब्लंडर किया है, गलती की है, तो इन्होंने आपसे कहा कि आप इस सिचुएशन को एनालाइज करो और मुझे बताओ. Further, he asked you to apply any of the value chain analysis or value shop model. He asked you to apply any of the value chain analysis लगेगा या value shop model लगेगा to deal with situation as he think both are the same. इन्हें लगता है कि दोनों ही सेम है, लेकिन आपको बता दूं दोनों सेम नहीं है. ये डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए कि वैल्यू चेन एनालिसिस में वैल्यू एडिशन किया जाता है, जबकि वैल्यू शॉप मॉडल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता. जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है, राइट. वैल्यू चेन एनालिसिस में वैल्यू का एडिशन किया जाता है, वैल्यू शॉप मॉडल में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है. रिक्वायरमेंट आपसे क्या कहता है, इन दिस रिगार्ड यू हैव बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपसे फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे गए. वेदर अप्रोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द कॉस्ट इज ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको एक्सप्लेन करना है. लिस्ट, सेकेंड पार्ट में लिस्ट आउट द जर्नल लिमिटेशन of cost management system identified in first and then correlate them by identifying the problem faced by the organization. तो आपको journal limitation of cost management system ये बताना है, identified in first and then correlate them identifying the problem faced by the organization. जो problem face किया organization ने उससे correlate करते हुए बताना है, मतलब identify करते हुए, relate करते हुए आपको answer करना है. थर्ड पार्ट में explain करना है differences and similarities वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल में टू द CEO आइडेंटिफाई विच मॉडल टू बी अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में मुझे बताना whether the approach of the organization to manage the cost is of traditional cost management system or a strategic cost management system. बताना traditional cost management system है या फिर strategic cost management system है. यस, वेरी गुड. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे है, उसमें क्या क्या आपने पढ़ा है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में? वेरी गुड. हाँ, यस. और जो आपका और जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो मैनेज किया जाता है कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली, जिससे कि आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सको और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सको, मैक्सिमाइज कर सको. ठीक है, और कैपेसिटी का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन. सेकेंड थिंग इज रिएक्टिव अप्रोच के ऊपर बात की गई थी. ट्रेडिशनल में इज अ रिएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव अप्रोच का मतलब ये कि पहले कुछ हो जाए उसके बाद रिएक्ट करेंगे. तो यहां पे भी यही हुआ है कि पहले कुछ हुआ और उसके बाद रिएक्ट किया गया. मतलब आपका कंप्यूटर आ गया
और उसके बाद आपने एक्शन लिया, ठीक है। जबकि आपको प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए था, प्रोएक्टिव एससीएम में, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बताया गया है, ठीक है। ये दो बात हो गई। और बताना, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। शॉर्ट टर्म, यहाँ पे शॉर्ट टर्म अप्रोच क्या किया गया कि इन्होंने पैसे कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट बचाया। इन्होंने दूसरा काम क्या किया कि इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचाने के लिए इन्होंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उससे हटा दिया, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने करा, तो ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली डेफिनेटली आपके कस्टमर्स पे ही पड़ेगा। जो आपके कस्टमर्स कौन है? स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप प्रिंट आउट मत लो, ईमेल कर दिया, मोबाइल्स पे दिया, और स्टूडेंट्स को, इन्हें पता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होगी मोबाइल पे क्वेश्चन पेपर देखने में, प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो इन्होंने इस चीज को भी इग्नोर किया, ठीक है। तो ये सब आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर बताता है। आप यहां देखना, आंसर आप बिल्कुल बिल्ड करोगे और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करोगे। सो सी ट्रेडिशनल कॉस्ट पूरा आप एक्सप्लेन कर देना। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट involves allocation of cost and overhead and focus largely on managing the cost through cost control and cost reduction. And strategic cost management आपका क्या है ये आपने बताया। In the case of PCT, approach of managing cost by reducing the number of employees, switching to the paperless question paper, reducing the advertisement expenses. Hence, it focuses on managing cost only, not on improving the strategic position. इन्होंने अपनी strategic position को improve नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ cost को reduce किया है, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या कि कंप्यूटर आ गया मार्केट में और उसने competitive advantage gain किया है। Hence, it can be said that the approach of the organization is to manage the cost of the is of ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन हम यहाँ पे बात कर रहे थे, फोकस इज ऑन मैनेजिंग द कॉस्ट। PCT focuses on managing the cost by switching to the paperless question papers, reducing the number of employees, reduction of the advertisement cost without thinking of the requirement of the business environment। क्या वो business environment की requirement है या नहीं है, but इन्होंने क्या किया, they have just to reduce the cost done this। Then second is traditional cost management system as internal focus करता है and does not look at the external factor। external factor कौन था? competition था मार्केट में, मार्केट ग्रोथ क्या कहता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इन तीनों चीजों को इग्नोर किया गया। एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द कॉन्ट्रैक्ट of advertisement was ignorance of the competition ignore किया इन्होंने। enough student of the organization was just internal focus which leaded to ignorance of entry of new computer। additionally other cost reduction decision may not fulfill the requirement of the student। थर्ड में इन्होंने क्या किया, broad cost reduction program could lead to inferior quality of the product and services which might drive away the customers, resulting in a lower sales and profitability। And due to reduction in the members of the paper preparation team, quality of the question paper may also degrade। और further member of student counseling team has also been reduced, जिससे कि आपके quality of services also may degrade। फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मॉडर्न कस्टमर। मॉडर्न कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्वाइट डिफरेंट है। सो डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड रिड्यूसिंग द student counseling team may lead to dissatisfaction in the students। further question papers on mobile phones or tablets may be misused by the students who are forced to give the test। This may lead that the student get higher marks in the test series, however actually marks in exam may be lesser। This may lead to dissatisfaction to students' parents, ultimately customers of the organization। Fifth part is traditional cost accounting system rely on cost accounting data, can be misleading at a time। Financial statement can be great reporting tool but might not be able to assess the strategic decision making। It does not consider dynamic of marketing and economics। One of the reason of the reduction in advertisement cost was lying on the financial statement as suggested by CFO was might be less helpful in a cost management decision। Then sixth is limited focus on review and improvisation। So this is non-maintenance of the printer was the lack of review। The management has to overcome such problem that had mailed question paper to the students sitting at Delhi। TCS was an improvisation of activity। And the seventh is traditional cost management is a reactive approach to the cost management।
When it got information of the arrival of new competition, it approached Mr. Prakash Rao for advertisement at a higher cost, which was a reactive approach of the situation. Then eighth is short-term outlook, saving cost on an annual basis. At a time of dropping advertisement cost, it thought they did not require advertisement for 1 to 2 years. Approach was to save cost for short term, and that approach lead to higher cost approaching a new brand ambassador, Mr. Prakash Rao. In general, PTC had caught been caught in a narrow-minded approach, deciding for a broad cost cutting. It also compromised on fundamental business aspects like human capital development, quality, research development, operational competitive edge, and other qualitative aspects of the strategic nature. तो जो strategic benefit मिलना चाहिए था, positioning करनी चाहिए थी, इन्होंने वो सब चीजें ignore करी हैं. Just इनका एक narrow-minded approach के वजह से, short-term approach के वजह से, ये इवन अपने बिजनेस को लूज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी खत्म हो सकती है, मार्केट खत्म हो सकता है इनका. This was second part. Explain the difference and similarity of the value chain analysis and a value shop model and identify which model can be applied. तो यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू चैन एनालिसिस क्या है. वैल्यू चैन एनालिसिस में आपने पूरा बताना है कि वैल्यू चैन एनालिसिस क्या होता है. तो आपने यहाँ पे बता दिया ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है. वैल्यू चैन एनालिसिस का प्रोसेस क्या है ये आपने बता दिया कि ए फर्म आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है वेरियस एक्टिविटीज को, और जो कि वैल्यू ऐड करते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को. जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होंगे उन्हें एलिमिनेट किया जाता है. तो आइडेंटिफाई किया जाता है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है. तो इस तरह से आप वैल्यू चैन एनालिसिस को के बारे में बता रहे हो. वैल्यू शॉप मॉडल क्या होता है? वैल्यू शॉप मॉडल ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ना कि वैल्यू एडिशन पे और सर्विस सेक्टर पे लगता है. तो वैल्यू शॉप प्रिंसिपल, नो वैल्यू एडिशन टेक प्लेस, इट ओनली डील्स विद द प्रॉब्लम, फिगर आउट द मेन एरिया, रिक्वायर इट सर्विसेज एंड फाइनली कम विद द सॉल्यूशन. यहाँ पे डिजाइन किया जाता है टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम रादर देन क्रिएटिंग वैल्यू. वैल्यू शॉप मोबिलाइजेस द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है यहाँ पे पीपल, नॉलेज, मनी, to solve a specific problem such as curing illness or delivering a solution to a business problem. The problem could be how to exploit any opportunity. Shop process iterative. Iterative means repetitive, involving repeatedly performing a generic set of activities until a solution is reached. Same repetitive generic set of operations किए जाते हैं. This model has the same support activities as a Porter value chain. Same support activities, जो 4 activities हैं यहाँ पे भी वही हैं, but the primary activities are described differently. In the value shop they are, ये आपके primary activities है. Problem finding, acquisition, problem solving, choosing among the solution and executing and control evaluation. तो सबसे पहले आप problem को find करते हो और acquisition करते हो resources का. Then problem solving, problem solve कैसे किया जाएगा, choosing among the solution, कौन से प्रॉब्लम, कौन से सॉल्यूशंस को चूज किया जा सकता है, और उसका फिर एग्जीक्यूशन और लास्ट में कंट्रोल. तो ये 5 एक्टिविटीज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. ये एग्जीक्यूशन और कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन इज द 5th. It is advisable to apply value shop model in PCT as a priority should be given to solve the problem faced by the student. Satisfaction of the student is only way to growth. तो यहाँ पे आपको value shop model लगाना है. ठीक है, ये करना है इस क्वेश्चन में. एंड देयर इज अ एरर. 4th पार्ट का आंसर आपका आईसीआई ने दिया ही नहीं है. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो आप मेंशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th जो हमने किया. इस क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछना. इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है आपकी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपने ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंसेस को कवर अप किया. एक ऐसा थ्योरी जिसे आप इग्नोर कर सकते थे बट स्टिल उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो दिस डिनोट्स दैट कि आप एक एक थ्योरी को बहुत अच्छे से करके जाओगे. सेम ऐसे ही हुआ आपका बजटरी कंट्रोल में भी. चैप्टर नंबर 11 है, वहां पे लास्ट में आपके लास्ट बिल्कुल लास्ट पेज पे कॉन्सेप्ट दिया था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आया. वो थ्योरी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो थ्योरी आ सकती है, बट वो थ्योरी पूछी गई. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी आपके टोटल, आप अगर कंपाइलर देखो तो नया जो कंपाइलर है हमारा, उसमें टोटल 374 क्वेश्चंस, और इस बार का आरटीपी
इंक्लूड कर दूं उसमें तो 11 क्वेश्चन वो, तो टोटल 385 क्वेश्चंस हैं आपके टोटल, ठीक है। वो 385 क्वेश्चंस आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, वो कवर अप करके जाना है। जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट आता है, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस आता है, मेमोराइज होना चाहिए, 5 फोर्स है मेमोराइज होना चाहिए, कंपीटिटिव एडवांटेज है वो आपका मेमोराइज होना चाहिए। इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम कवर अप कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन हम कल कवर अप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 हम